Too much of a coincidence, don't you think? India, भारत. Let's ask हनुमंत पवार साहब. हनुमंत पवार साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं. हनुमंत पवार साहब नमस्कार. नमस्कार, राम राम. जय सिया राम. राम राम सर, राम राम. वंदे मातरम. और आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. राधे राधे. आप दोनों को भी. राधे राधे. तो सर इंडिया ने भारत बनवा ही दिया. आपने मतलब बनवा के ही छोड़ा आपने. मतलब कहने का मतलब ये हुआ इंडिया का आपने भारत बनवा के ही छोड़ा. हनुमंत पवार साहब. तो इंडिया अलायंस जो बन गई है अभी लगभग, तो इसका इतना डर मोदी सरकार को है कि ये देश का नाम बदलने ही चले. मुझे तो इस बात का डर है कि उससे पहले, इंडिया अलायंस बनने के पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी बड़े जोर शोर से निकाली थी. उसको पूरे हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दे दी राहुल गांधी जी को. सब लोग उसमें शामिल हुए बड़े तरीके से. तो मुझे तो लगता है कि ये भारत नाम पे भी पता नहीं, भारत जोड़ो में भारत नाम सबसे बड़ा था, आगे था. तो ये भारत नाम का भी कुछ इधर उधर करके कुछ तो पुराना 3-4 हजार साल, 5,000 साल पहले का कुछ तो नाम ढूंढ के ये वो भी करेंगे कि क्या पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है, इनको किस लिए चुन के दिया था और ये कर क्या रहे हैं. नाम बदलने के लिए तो नहीं चुन के दिया था. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम फाइटर लोग थे, जिन्होंने आजादी की जंग में लाठियां खाई थी, गोलियां खाई थी अंग्रेजों की, जेल में गए थे, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल जेल में लोग रहे थे. अपना घर परिवार सब नौछावर करके, अपनी पूरी धन दौलत नौछावर करके, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे जो लोग, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन सभा जो थी, संविधान सभा, उसमें बैठे थे. उन सभी तमाम महानुभावों ने बड़ी चर्चा करके, वाद विवाद करके, बड़े जोर शोर से चर्चा करके, विचार विनिमय करके, सलाह मशवरा करके, इंडिया दैट इज भारत, ये नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग शामिल थे, मैं बार बार कहता हूं, ये वो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सहभाग दिया था. उन लोगों ने इंडिया दैट इज भारत ये नाम हमें दिया है. इस नाम पे हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, इस पे हम नौछावर होने को राजी है. ये नाम बदलने का हक इनको किसने दिया? इनके जो ये जिनको मानते थे वो तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, तो ये आजादी की लड़ाई में भी नहीं थे. इनमें से कुछ तो लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको 2014 के बाद ही आजादी मिली है, ऐसा ये सरेआम कहते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए भी ऐसा कहते हैं कि 2014 को आजादी मिली और हम उसका अमृतकाल भी है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं. तो ये दिमागी हालत सरकार चलाने वालों की ठीक है क्या, ये सवाल मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में पैदा हो, ऐसी सिचुएशन ये देश में ला रहे हैं. उसमें से ही एक उदाहरण आपके सामने है, इंडिया दैट इज भारत. इसके ऊपर ये अब बहस कर रहे हैं, न जाने क्या करेंगे, लेकिन हमारे लिए तो जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया. जीतेगा इंडिया. पवार साहब, आप जो बोल रहे हैं कि वही सही है. मोदी साहब बोल रहे हैं 2014 से पहले इस देश को विदेश लोग क्या बोलते थे, बोले कि 1 बिलियन भूख मारे मीन्स भूखे लोग ऐसे संबोधित करता था. आज 1 बिलियन बोले कि इंस्पिरेशनल माइंड्स हमारे इंडिया देश को बोलते हैं कि बाहर के लोग जो विदेशी इंस्पिरेशनल माइंड एंड 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स, 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स. मोदी साहब का कहना है कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कह रहे थे कि आजादी शायद 2014 के बाद मिले है कुछ लोगों का, तो उनका कहना है कि सचमुच हमने 2014 के बाद 2 बिलियन स्किल्ड हैंड्स दिया इस देश को. पूरे दुनिया में लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि 1 million inspirational mind and 2 billion skilled hands. Do you believe a transformation है हनुमंत पवार साहब? Do you believe मोदी जी when he says I have transformed India? झूठ बोलने में मोदी जी का हाथ इस देश में अभी के वक्त में कोई भी पकड़ नहीं सकता. झूठ बोलते हैं मोदी जी. मैंने अगर एक उल्टा सवाल आपको, चलो मैं एंकर हूं और आप बैठे हो आगे, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है? यूनो के प्रेसिडेंट ने बोला है?
यूनिसेफ के प्रेसिडेंट ने बोला है। किसने बोला भाई? है कौन लोग? कहां से आते हैं ये? कौन है ये लोग जिसने बोला? हमारे देश में जिन्होंने इनको चुन के दिया है वो लोग इस वक्त क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये मुझे ज्यादा मायने रखता है बल्कि दुनिया क्या कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कहते ही नहीं भाई, दुनिया वाले तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी पे अटैक हो रहा है ऐसा बोलते हैं, ये हमको सुनने में आता है। दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है वो तो अदानी का स्कैम पे बोलते हैं, ये हमें सुनाई देता है। तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं ये मोदी जी, जो असल में दुनिया वाले बोलते हैं उसके ऊपर मोदी जी कुछ बोलते नहीं। जो दुनिया वाले बोलते ही नहीं है वैसा दुनिया वालों ने बोला है ऐसा यहां बोलते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि भाई हमारे देश के किसानों ने आपको चुन के दिया है, तो वो कहते हैं कि आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। इस देश की लड़कियां खिलाड़ी इन्होंने आपको वोट दिया, उनको आप लाठियों से मार रहे हो, हमारे रेसलर को। हमारे महाराष्ट्र के मराठा कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, उनको जाके आप मार रहे हो। यहाँ के माइनॉरिटी में से बहुत सारे तबके ऐसे थे जो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास आप बोले तो उनका भरोसा था, तो आपने एनआरसी सीए लाके उनको देश से बाहर करने का और उनको भी लाठी आपने बरसाई है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, वहां के स्टूडेंट पे आप लाठियां बरसा रहे हो। मध्य प्रदेश में जो पटवारी है उन्होंने भी आपको वोट दिया होगा शायद, उनको आप लाठियां बरसा रहे हो। जम्मू कश्मीर में तो एक पीडीपी ऐसी पार्टी थी जिनके साथ आप सत्ता में थे, उन पीडीपी के लोगों को आप जेल में डाल रहे हो। तो भाई देश में जिन लोगों ने आपको चुन के दिया है, वोट दिया है, वो सब पे एक करके आपने तो लाठियां बरसाई है। यहाँ का दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मराठा कम्युनिटी जैसी कम्युनिटी हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी मांगने वाला यूथ हो, इन सब पे आपने लाठियां बरसाई। ये असलियत हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की। हनुमत बाबा साहब ये बताएं, जो अभी रिजर्वेशन की बात हो रही है और ये कहते हैं कि भाई अभी they'll come out with a what's it an ordinance और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है अभी लेकर के आ जाएंगे। वो सर सिर्फ लॉलीपॉप है कि असल में कुछ होने वाला है वहां पे, कि असल में विल दे बी एबल टू गिव रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन दे पाएंगे या नहीं? मैं खुद मराठवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, जहां ये आंदोलन अभी चालू है, मेरे बाजू के ही डिस्ट्रिक्ट में जालना में चालू है। मैं खुद मराठा कम्युनिटी से हूँ। मराठाओं में जो खेत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनके पास खेत भी नहीं है, उस कम्युनिटी से मैं आया हुआ हूँ। बकरियां चरा के दूसरों के खेत में मजदूरी करके पढ़ के मैं आया हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि मराठा कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है, मराठा यूथ का प्रॉब्लम क्या है, मराठा कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है। कई सालों से मराठा रिजर्वेशन की मांग महाराष्ट्र में उठती रही है, मैं भी उनमें शामिल था। मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो मांगने का हक और अधिकार संविधान ने मराठा कम्युनिटी को दिया है। इस हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के हर एक कम्युनिटी को अपनी मांग सरकार के सामने रखने का अधिकार है। ये है उस अधिकार के तहत महाराष्ट्र में 58 ऐसे मोर्चे हुए, ऐसे आंदोलन हुए जिसकी दखल पूरे दुनिया ने ली। एक भी जोर से घोषणा दी नहीं गई, एक भी लाठी, एक भी पत्थर नहीं उठाया गया। पुणे में मैं मराठा आंदोलन में था, मेरे धाराशिव जिला उस्मानाबाद में था, मैं औरंगाबाद के मराठा मोर्चा में था। 10-10 लाख लोग, 7-7, 8-8 लाख लोग एक साथ चलते थे, अपनी मांग सरकार के सामने रखते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मसले है, कोई लीगल तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था मराठाओं को अलग से रिजर्वेशन, वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सका और अभी मराठाओं की मांग जारी है, लड़ाई जारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का तो आरक्षण निकाल के मराठा कम्युनिटी को चाहिए, ऐसी मांग हमने की नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस दिन जालना जिले में हमारे मनोज जरंगे इनके गांव में जो आंदोलन था, वहां जो लाठियां, गोलियां फडणवीस सरकार ने, अजित पवार सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने बरसाई लाठियां, गोलियां, ये जो सब मामला है, तो मुझे ये शक है कि मराठा कम्युनिटी वर्सेस ओबीसी कम्युनिटी, इनके बीच में झगड़ा लगाने का कुछ तो षड्यंत्र महाराष्ट्र की जो अभी तीनों की गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ तोड़ के लाई है, उनको लोगों के सामने जाने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं है, तो चलो मराठा और ओबीसी कम्युनिटी में झगड़ा लगाते हैं, ये सोच के उस दिन निहत्थे लोगों पे साइलेंसली पूरा शांतता में
तरीके से जो बाल बच्चे थे, जो बूढ़ी औरतें थी, जो बुजुर्ग लोग थे, जो युद्ध था, इनके ऊपर पुलिसों ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। जालियनवाला बाग का हमें याद आए ऐसी लाठियां इन्होंने बरसाई। तो मैं आपके चैनल पे आरोप है मेरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे कि मराठा और ओबीसी कम्युनिटी में झगड़ा लगाने का ये प्रयास था। एक दूसरी बात, आपको अगर शायद याद होगा तो पिछली बार मैं आपके चैनल पे आया था, बात रख रहा था, तो मैंने आपको आपके चैनल पे बताया था कि महाराष्ट्र में 1 महीने से बारिश गायब है, बारिश नहीं पड़ रही, अकाल गिर रहा है, वहां पानी पीने को नहीं मिल रहा, जानवरों को पानी नहीं मिल रहा, और पूरी फसल, एक ही सिर्फ सोयाबीन की फसल 50 लाख हेक्टेयर पे सोयाबीन की फसल है जो बारिश की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुकी है। 42 लाख हेक्टेयर कॉटन का सब जमीन था जिसके ऊपर कॉटन की लागत की थी, वो पूरा उद्ध्वस्त हो गया, ध्वस्त नष्ट हो गया है। तो ये जो ड्रॉट का जो संकट है उसको सामने जाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी नहीं है, उनका बिल्कुल उसके ऊपर नियोजन नहीं है, उनकी मंशा लोगों को जाके कुछ तो मदद करे ये नहीं है। तो आने वाले इलेक्शन में ये जो अकाल का मुद्दा है ये भारी पड़ सकता है, लोगों में इसके ऊपर नाराजगी है। ये दबाने के लिए अचानक से उठ के हजारों पुलिस जाती है, जहां 200-300 लोग बैठे थे वहां जाके लाठियां बरसाती है, उनको मारती है, गोलियां बरसाती है। तो ये 2 वजह से मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगाने के लिए, और जो अभी मराठवाड़ा विदर्भ में जहां ये आंदोलन का वो जिक्र कर रहे हैं वहां का जो खेती का जो संकट है उसके ऊपर बीजेपी सरकार और शिंदे अजित पवार सरकार को कहने के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये लोगों के सामने आना नहीं, इसके लिए ये मसला इन्होंने खुद खड़ा किया है। पवार साहब, ये विजय विदेटीवार कांग्रेस ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस तो फ्लिप फ्लॉप हो गया थोड़ा। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा में से ये आप कर सकते हो, विदेटीवार साहब ने कहा था, मगर दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया बिकॉज भुजबल साहब ओबीसी लीडर है, मास ओबीसी लीडर है, उन्होंने कहा यह असंभव है, ये नहीं हो सकता, अगर ये हो गया तो एक बहुत बड़ा ओबीसी आंदोलन पूरे स्टेट वाइड में हो जाएगा। फिर जो आज भी जो ओबीसी के लीडर है ताईवाड़े साहब, उन्होंने क्लियर कट एक चेतावनी दिया है कि आपने अगर ओबीसी को स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश किया तो पूरे स्टेट में आंदोलन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स के भी एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट यहां वहां होता रहता है। ये व्हाई इज इट हैपनिंग हनुमंत पवार साहब? नहीं, अब ये विजय वडेट्टीवार साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े जुझारू लीडर है, गरीब कम्युनिटी से, ओबीसी कम्युनिटी से आए, विदर्भ से है। जिस दिन वो मनोज दर्गे से हमारे भाई से मिलने गए थे वहां किया हुआ आप भी वो इंटरनेट टीवी पे वो पूरा है। उस भाषण में स्पष्ट तरीके से कहा है कि कम्युनिटी को ओबीसी कोटे आरक्षण दो, लेकिन उससे पहले संसद में एक तो जो घटना दृष्टि के तहत जो आरक्षण बंद वो उठा आरक्षण कोटा वो बात से आरक्षण कीजिए। तो विजय वडेट्टीवार साहब का दिन का जो था वो के तोड़ के मोड़ के रखा। क्या बोले कि जिंदा रिजर्वेशन को हाथ में नहीं दूंगा, लेकिन इसी का तबका बड़ा को भी दीजिए। तो इसमें कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कुछ भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, इसमें कुछ भी वडेट्टीवार साहब ने कल कुछ बोला था और आज कुछ बोला था ये बात तो नहीं है। हमारी पार्टी यही मांग करती है कि संसद का सत्र अभी चालू है, 18 तारीख को संसद का सत्र बुलाया है, तो उस संसद के सत्र में आप रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ा के लो और मराठाओं को आरक्षण दे दो। लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं हो सकती, शायद उसकी आवश्यकता है क्या एक्चुअली स्पीकिंग हनुमंत पवार साहब, क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण तो है पहले से ही, सिर्फ 31% जनरल सीट से मानता हूं जी। कब दिया था वो? जब संसद में ये कायदा पारित नहीं हुआ था तब राज्य जो है, स्टेट जो है, वो आरक्षण की मर्यादा है उनके अधिकार क्षेत्र में
बड़ा शक्ति तब कर्नाटक ने किया है, मध्य प्रदेश में शायद थोड़ा है, और तमिलनाडु का तो आपने उदाहरण दे दिया जी। पिछले साल 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो स्टेट को रिजर्वेशन देने का अधिकार था, वो घटना दुरुस्ती करके 102वीं घटना दुरुस्ती है, वो घटना दुरुस्ती करके स्टेट से वो अधिकार छीन लिया। वो अधिकार अब संसद के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो मराठा रिजर्वेशन का मसला संसद में है। अब संसद का अधिवेशन 18 तारीख को आपने बुलाया है, यहां मराठा अधिवेशन जोरों पर है, और आपको लगता है कि मराठाओं को न्याय मिलना चाहिए। हर दिन टीवी पे आके फडणवीस साहब, अजित दादा और एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं, तो हम तो राह देख रहे हैं कि 18 तारीख को वो विधेयक लाए। और हमारे वडेट्टीवार साहब ने, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके अशोक चौहान साहब ने, पृथ्वीराज बाबा ने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना बाबू पटोले, इन सब बड़े लोगों ने कहा है कि हम कांग्रेस की जो सेंटर के लीडर है उनको बता के हम वहां पाठिंबा देंगे। अगर रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाने का बिल बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार लेके आती है, तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। लेकिन हनुमत बाबा साहब, चलिए ये भी बता दें, क्योंकि अभी जो आपने बात करी है अंदर की बात, जो लोग आज की तारीख में बात कर रहे हैं अलग चैनल्स पर, अलग अलग अखबारों पर, स्पेशली मराठी अखबारों में ये बात चल रही है कि ये जो लाठीचार्ज हुआ जालना में, पीसफुल क्राउड था, शांति, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम आकर के पुलिस ने वहां पे लाठियां बरसानी शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। ये था कि शायद ये 3 लोगों में, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पवार में, जो शायद इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है, शायद उसकी वजह से है। वो आपके पास कोई ऐसी खबर है क्या? ये देखो, मेरे पास तो सरकार में किसका झगड़ा किसके साथ है ऐसी कोई भी खबर नहीं है। लेकिन मैं छोटा कार्य करता हूं पॉलिटिक्स में, 10-11 साल में काम करता हूं, लेकिन हमारे बुजुर्ग थे, एक मेरे चाचा जी के दोस्त थे, वो कह के गए थे, मुझे पूरा याद है अभी, वो कहते थे कि बुरे तरीके से अगर बुरे लोग एक हो जाते हैं तो वो ज्यादा दिन एक रह नहीं सकते। ये उन्होंने बोला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये बुरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को, महाराष्ट्र के जनादेश को, अपनी अपनी पार्टियों को फंसा के ये इकट्ठा हुए लोग हैं। तो इनमें तो झगड़ा तय है, इनमें तो स्पर्धा तय है, इनमें तो एक दूसरे को नीचे खींचना तय है। अगर उसकी शुरुआत इस मसले से है, तो मैं इस गंभीरता से एक मराठा कम्युनिटी का लड़का बोल के, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बोल के, अगर आपसी जो झगड़ा है, आपका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप डर्टी पॉलिटिक्स है इंटरनल आपका, आप में अगर स्पर्धा है कि कौन सीएम बनेगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, तो इसका झगड़ा आप अंदर बैठ के आप करिए। उसकी सजा हमारी माँ बहनों को, बेटियों को, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को मत दो। आज सुबह एक चैनल पे मैंने एक वीडियो सुना, 70 साल की बूढ़ी औरत है उस गांव की, सराठी गांव की, जो गले में जो वारकरी संप्रदाय की भगवान विठल की जो माला रहती है, उसकी कसम खा के वो कह रही है कि हमारे गांव में किसी ने भी पत्थर पुलिस के ऊपर फेंका नहीं, किसी ने भी पुलिस को हाथ तक नहीं लगाया। हम मंदिर में बैठ के भजन कर रहे थे, हमारी छोटी बच्चियां वहां सोई थी, हम वहां बैठ के, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी वहां भजन कर रहे, तो पीछे से आके पुलिस ने हमें मारा, पीटा, आंख फूटी है किसकी, किसका सर फूटा है, किसका कान टूटा है, किसका हाथ टूटा है, गोलियां मारी इन लोगों ने। तो ये जो है महाराष्ट्र भूलने वाला नहीं है। देवेंद्र फडणवीस साहब लद्दाख में जाके आए, देवेंद्र फडणवीस साहब नासिक में जाके आए, वो महाराष्ट्र का बड़ा लीडर खुद को समझते हैं, उनको बहुत गुरूर है लीडर रहने पे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई मराठवाड़ा के एक भी डिस्ट्रिक्ट में आने की। आप अगर उसका जालना जिला, औरंगाबाद जिला, उस्मानाबाद या लातूर जिले में आओगे तो आपको पता चलेगा लोगों में गुस्सा कितना भरा हुआ है। ये लोगों को वोट मांगने भी अपने दरवाजे पे आने नहीं देंगे, इतने बुरे तरीके से लोगों ने इनका मार झेला है, इनकी गोलियां झेली है। तो ये जनरल डायर, उसमें फडणवीस हो, पवार साहब हो, अजित पवार साहब या एकनाथ शिंदे साहब हो, इन तीनों में से एक कोई तो जनरल डायर है या तीनों ही जनरल डायर है, ये तो हमारा कहना है। पवार साहब, एक बहुत बड़ा सस्पेंस, आज सोनिया गांधी जी ने लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डायरेक्टली। सोनिया गांधी जी ने कहा कि ये सस्पेंस है, ये क्या है, स्पेशल सेशन किस लिए बुलाए, पहले बार है स्पेशल सेशन बुला रहे हो, एजेंडा क्लियर नहीं है, तो एजेंडा क्या हो सकता है? तो
उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने लेटर में लिखा है कि आप प्राइस राइज एक एजेंडा बनाओ, अनएम्प्लॉयमेंट बनाओ, फॉलिंग इनकम्स बना दो, फार्मर्स जो अत्याचार हो रहा है उस पर करो, एमएससी शटडाउन उस पर करो, चाइना को क्लीन चिट आपने दिया उस पर करो, मोडाली स्कैम पे कर दो, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन उस पर करो। तो क्या अभी ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वुमेन्स रिजर्वेशन है, या फिर ये महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इस प्रकार से एक, तो क्या है सोनिया जी जिस प्रकार से लेटर लिखते हैं, क्या देखते हो हनुमंत पवार जी, आप क्या समझाए उसमें? अगर सरकार ने सेशन बुलाया है तो अपोजिशन को उसकी पूरी कार्यक्रम पत्रिका जानी चाहिए, ये तो बकायदा जाती है, जानी चाहिए। इस बार सेशन बुलाया है लेकिन ऐसा कुछ भी अपोजिशन के जो लीडर है उनको कुछ उन्होंने लिख के भेजा नहीं, पूरी कार्यक्रम पत्रिका नहीं है, क्या कामकाज होने वाला है, कैसा चलने वाला है, कौन से बिल लाने वाले हो, कुछ भी बताया नहीं गया। एक दूसरी चीज मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो सोनिया जी ने हमारे लेटर लिखा है उसका उत्तर भी गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। वो उत्तर है कि हमने सेशन नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट ने सेशन बुलाया। तो ये मान के चलिए कि मोदी जी में जो वो क्या बोलते हैं, चलो कुछ तूफानी करते हैं, कभी नींद से उठ के नोटबंदी करते हैं, कभी रात में उठ के एनआरसी लाते हैं, कभी 12 बजे जीएसटी लाते हैं, उसमें 1000 बार फिर अमेंडमेंट लाते हैं। तो ऐसा कुछ तो तूफानी करके लोगों को गुमराह करे, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो किसान खेती पे जो संकट आया है, इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ तो तूफानी करो, ऐसा कुछ तो करने की मोदी साहब की मंशा होगी। लेकिन मोदी साहब 9 साल से देश आपको देख रहा है, आपके सब जुमले जो है वो लोगों पे अब नहीं चलने वाले हैं। आपको सीधा लोगों को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए, प्राइस राइज के बारे में बोलना चाहिए, महंगाई के बारे में बोलना चाहिए। और हनुमंत पवार साहब, दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है पूरी हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री पूरे देश की अगर आप देख लें, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी पार्लियामेंट सेशन, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन हो या नॉर्मल जो पार्लियामेंट सेशन होता है वो हो, बिना एजेंडा के आज तक कभी कोई भी सेशन बुलाया गया हो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए साहब, आज क्या तारीख है? टुडे 6 ऑफ सितंबर। बिल्कुल यस। अभी 12 दिन बचे। मैं उम्मीद करता हूं कि एजेंडा सबको मिल जाएगा पार्लियामेंट सेशन के पहले। मैं सिर्फ ये उम्मीद ही कर सकता हूं, बिकॉज देन it will be a complete violation of all democratic, parliamentary and constitutional norms. This is not done. There are certain things which are not done, sir. जी, 9 साल में ऐसी कितनी बातें मैं आपको गिन के सुना सकता हूं कि वो पहले कभी हुई नहीं थी। 9 साल में 9 साल में ऐसा कोई एमपी संसद में बैठा था जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा हो, लड़कियां रेसलर वहां धरने पे बैठी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी नाक कट रही हो, फिर भी प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए एक गुना दाखिल करने के लिए भी राजी नहीं हो रहे थे। 1.5 साल लड़कियां हमारी जो ओलंपिक मेडल जीत चुकी थी वो झगड़ रही थी, सिर्फ चौकसी करने के लिए, गुना दाखिल करने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ा। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दलित लड़की पे बलात्कार होता है और उसका जो शव है वो उसको घर वालों को दिए बिना परस्पर जाके पुलिस चलाती है। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जिस स्टेट के बारे में बिल पार्लियामेंट में आता है उसी स्टेट के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेल में डाला जाता है और उसी स्टेट के बारे में बिल पे चर्चा होती है। 370 के बारे में हमने कश्मीर के देखा। 70 साल में 75 साल में ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ था कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट को जलते हुए 3 महीने 4 महीने सिर्फ देखता हो, सिर्फ देख रहा था। इस देश में 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसानों के ऊपर बुलडोजर चला के उनको मारा कुचला जाता है और उसका ही जो लीडर है, जिसका बच्चा है, उसके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं होता, उसको किसी को कोई वो आंसरेबल नहीं रहता। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी सिस्टम में। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी, जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ तो ऐसा एक रात में धोरण लाया, उसके वजह से पूरा हमारा इकोनॉमी का 12 बज गए। नोटबंदी के बारे में ऐसा हुआ था, 12 के 8 बज गए।
इसी 8 बजे 12 बजे थे। मुझे पता है 7 नवंबर तारीख, शायद 7 नवंबर ना, मैं अगर जी, गलत correct। नहीं तो 7 नवंबर 8 नवंबर सर, 8 नवंबर 8 बजे, को 8 नवंबर 8 बजे 2016। हाँ, तो 8 नवंबर को 8 बजे इंडियन इकोनॉमी के 12 इन्होंने बजाए थे। और कभी ऐसा हुआ था कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर बोला था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहे पे जाके फांसी दे दो, लेकिन आए ही नहीं मोदी साहब चौराहे पे, लोगों की जानें चली गई। 70 साल में ऐसी कितनी बातें नहीं हुई थी, ये पहली बार। ऐसा 70 साल में कितने कितने हमने सैटेलाइट आसमान में छोड़े, कितनी साइंटिफिक साइंस पे कितने हमने काम किया, लेकिन आधे स्क्रीन पे जब हमारा यान चांद पे उतरने वाला था तो आधे स्क्रीन पे प्राइम मिनिस्टर झंडा लहराते हमने देखा नहीं था 70 साल में। मुझे तो ये डर लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, अभी फाइनल के मैच में भारत तो जाएगा ही, हिंदुस्तान इंडिया फाइनल में जाएगा ही। उस फाइनल मैच में आधे भाग स्क्रीन के आधे भाग में मैच चालू होगा और आधे भाग में मोदी जी ऐसा झंडा लेके बैठे होंगे, और धोनी जब सिक्सर मार के मैच जीतेगा तो धोनी हट जाएगा, धोनी रिटायर हो चुका है चलो सर, धोनी रिटायर हो चुका है। मैं 2011 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जब धोनी ने 6 मार के जीता था। अगर मोदी तब रहते तो आधे स्क्रीन पे मोदी दिखते और आधे स्क्रीन पे धोनी दिखता। अनुराग पवार साहब जो बोल रहे हैं आप सच है। मोदी साहब बोल रहे हैं कि G20 प्रेसिडेंसी से देखो हमने क्या किया, 220 मीटिंग 60 सिटीज में किए, 28 स्टेट्स में हम लोग पूरे कार्यक्रम को लेके 8 यूनियन टेरिटरी, 1 लाख लोग जुटे, साथ में 125 अलग अलग देश से लोग आए और 1.5 करोड़ लोगों को, अपने देशवासियों को फायदा हुआ। बोला आगे जाके बोल रहे कि 13.5 करोड़ लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे ऊपर उठा खींच के ले लिया है। बोले कोविड में 200 करोड़ डोसेस हमने फ्री दे दिए और शिप किया 150 देशों में, विदेशों में हमने ये वैक्सीन भेजा है। इन्फ्लेशन, बोले कि कांग्रेस चिल्ला रहा है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, आज इस देश का इन्फ्लेशन विश्व का ग्लोबल इन्फ्लेशन से 2% कम है। बोले कि ये तरक्की है, मोदी साहब बोल रहे हैं। यू नो हाउ डू यू सी, एक जगह सोनिया गांधी जी के लेटर है और दूसरे मोदी जी के जवाब है। सर मोदी जी को अगर जवाब देना है तो जो गैस के 1200 रुपए 1250 रुपए जो औरत दे रही है बेचारी, उसको आके जवाब दे। चैनल में मन की बात करके, और जो एडिटर आपने बेच के खरीद के लिए हो चैनल और चैनलों के मालिक, उनके ऊपर जाके जो आपकी प्रेस नोट है वही न्यूज बोल के जो पढ़ के रहे, उनको सवाल देने से कोई मतलब नहीं। जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, उसका सवाल का जवाब मोदी साहब कब देंगे। एक खाद की जो गोनी है जो मैं पहले 450-500 में लेता था, वो अब 1800 में 1900 में हो गई है। जो बीज है सोयाबीन का, जो बीज मैं 750-800 में लेता था, वो अब 1400-1500 में गिरा है। ये किसान के सवालों का जवाब मोदी कब देंगे। नौकरी मांगने वाले बेरोजगार के सवाल का जवाब कब देंगे। 200 रुपए में टमाटर लेने वाले औरत के महंगाई के ऊपर सवाल का जवाब मोदी साहब कब देंगे। ये जवाब हमें चाहिए ना। हमने चुन के दिया है, किसानों ने, यूथ ने चुन के दिया है। जो व्यापारी है, जो जीएसटी से उनका पूरा कमर तोड़ दिया है उनके बिजनेस का, उनके सवाल का जवाब मोदी साहब कब देने वाले हैं। 5-5 हजार सिटी बैंक के 5-5 हजार करोड़ रुपए आप एक ही दिन में राइट ऑफ कर रहे हो, इसके ऊपर मोदी साहब आप कब बोलने वाले हो। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके दाम धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन इधर हमारे पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ते ही जाते हैं। इसके ऊपर मोदी साहब आप कब जवाब दोगे हमें। हमारे जीएसटी का, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो आप पैसे लौटाते ही नहीं थे। अभी भी आप लौटाते हो कि नहीं लौटाते पता नहीं है। तमिलनाडु के पैसे लौटाते नहीं हो आप, केरल के पैसे लौटाते नहीं हो, कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के पैसे आप लौटाते नहीं हो। जीएसटी से हमसे पैसे तो लेते हो और हमारे स्टेट को पैसे देते। इसके सवाल के जवाब कब दोगे मोदी साहब। इंटरनेशनल लेवल पे ये सवाल तो आप पूछ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं मानता हूं आप हर एक का सवाल जायज है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी बोलती है कि 2014 के बाद जो विकास देखा है देश ने, आज तक कभी नहीं देखा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सर आप ये बताएं, बीजेपी वाले बोलते हैं हर एक कोई, जो मर्जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो, नेता हो, वक्ता हो, अधिवक्ता हो, जो भी हो, हर एक कोई यही बोलता है कि मोदी जी विल बी बैक इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस विद 350+ सीट्स। बीजेपी की 350 सीट आएंगी। आपको क्या लगता है सर, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, इंडिया की कितनी सीटें आएंगी, मत जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और एनडीए की कितनी सीटें आएंगी आपके मुताबिक।
भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर हो जाएगी 2024 को। इंडिया अलायंस, उसमें कांग्रेस हो या सभी हमारे साथ जो पार्टियां जुड़ी है, अभी 28 है। एक जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का पराभव हमारे इंडिया अलायंस के लोग करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं कि 2024 को बीजेपी सत्ता में आएगी ही नहीं। बीजेपी आएगी नहीं। मोदी साहब अब चुनाव कहां से लड़े, इसके ऊपर अभी मोदी साहब महाराष्ट्र में पूना में आए या फिर वाराणसी चले जाए या फिर गुजरात में ही रहे, ये मोदी जी अभी सुन रहे, अभी इसके ऊपर विचार चल रहे हैं। हमारे भी सोर्सेस रहते हैं, हमको भी पता चलता है कहां क्या होने वाला है। बीजेपी में भी मोदी साहब के ऊपर, फडणवीस साहब के ऊपर गुस्सा करने वाले लोग बहुत है, बातें होती है, आपस में हमारा मेलजोल रहता है। लेकिन ये बात तय है कि इस भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं करने वाली है। उनके सर्वे कुछ भी दिखाए, उन्होंने खरीद के लिए हुए मीडिया कुछ भी दिखाए, उनके पर्चे कुछ भी हो, उनकी प्रेस नोट कुछ भी कहती हो, आरएसएस कुछ भी कहता हो, उनके प्रचारक प्रवक्ता कुछ भी कहने दो, जो कर्नाटक में हाल इनका हमने किया वो पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। बीजेपी का कर्नाटक में जो हाल किया वो होने जा रहा है। कल भारत जोड़ो यात्रा का फर्स्ट शायद एनिवर्सरी है। यस, कल एनिवर्सरी है। वो 7/9/22 को शुरू हुआ था, जब 4081 किलोमीटर, 76 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी जाके आपने हासिल बहुत किया। कर्नाटका आपके साथ आगे भी बहुत सारे हासिल अचीवमेंट्स है। तो आगे जाके, जैसे बजाज साहब हमेशा पूछते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा 2 कब जरूरी है, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा 2024 में राहुल गांधी जी वापस आना है तो। जी नाम्बियाल साहब, हमारी पहली भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हर एक जिले में हमारा हर एक बड़ा लीडर तालुका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को साथ में लेके रोज मराठवाड़ा छोड़ के, शायद मराठवाड़ा छोड़ के, मराठवाड़ा ये आंदोलन की वजह से पोस्टपोन किया है। जी जी, इतना ही, लेकिन वो भी चालू हो जाएगा थोड़ी दिन के बाद। मैं अब पूना में बैठा हूं। मैं कल से 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 30 किलोमीटर चल चुका हूं। अभी आपके चैनल पे आने से पहले मैं गया था कस्बा, जो मतदान संघ है जहां हमने बीजेपी का गढ़ था 30-35 साल, जहां हमने धूल चटाई बीजेपी के कैंडिडेट को बाई इलेक्शन में, वहां हमारे आज पदयात्रा हुई। जनसंवाद पदयात्रा महाराष्ट्र का नाम है। हर एक महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में हमारे लोग पर्चे लेके, बीजेपी ने जो 9 साल में जो झूठे वादे किए थे उनका जो बुरका है वो हम फाड़ रहे, लोगों में जा रहे हैं, बातें कर रहे, लोगों का गुस्सा हम उनसे, उनके मुंह से हम सुनते हैं। लोग कांग्रेस का पर्चा लेते हैं, कांग्रेस का झंडा हाथ में लेते हैं, फोटो निकालते हैं, राहुल गांधी जी के बारे में अच्छा बोलते हैं। आप डटे रहो, एक अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी से लड़ रही है, इसके लिए हमारी पीठ, यहाँ का जो वोटर है वो थपथपाता है। तो आप कस्बा पेट में थे आज, कल कहां होंगे सर? कल हमारा पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा का जो पहली सालगिरह है भारत जोड़ो यात्रा की, वर्धापन दिन है पहला, तो वो बड़े जोर शोर से, जोश से कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल पुणे में, शिवाजी नगर मतदान संघ में, पुणे में हमारे कांग्रेस, हिस्टोरिकल कांग्रेस भवन है, उसके बाजू में बड़ा जुलूस निकलने वाला है। पूरा कांग्रेस सिटी का एक होने वाला है। ढोल बजाएंगे हम, मिठाइयां बांटेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ है उसको सुरुंग लगाने का काम, उसको अगर बारूद लगाने का काम किसने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। भारत जोड़ो यात्रा हमारी जारी है, चालू है हमारी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अगले महीने से शुरू है सर। जब हमने अब जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसी तरीके से, उसी स्केल पे दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, अभी जो 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से उसका अभी चर्चा है कि कैसा करें। लेकिन हमारे जो इकाइयां है, तालुका इकाइयां, जिला इकाइयां जो है, उनके स्तर पे हमने हमारी भारत जोड़ो यात्रा चालू की है। हम किसानों से मिल रहे हैं, विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, हम महिलाओं से मिल रहे हैं, छोटे व्यापारियों से मिल रहे हैं, राहुल जी भी मिल रहे हैं, आप देख रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। नरेंद्र मोदी साहब के 350 संसद सदस्यों को संसद से बाहर निकालने तक भारत जोड़ो यात्रा चालू है।
वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। हनुमान पवार साहब, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ऐसे ऊर्जा आपको भरा हुआ शुभकामनाएं। नेता जो राहुल गांधी जी के साथ है तो बट भाई दैट इज ट्रू फॉर ऑल कांग्रेसमैन। मैंने देखा Yes, है yes, yes. आज की तारीख में, आप माइंड मत करना सर, आपके जितने भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पहली बार मैंने कांग्रेस में ऐसी ऊर्जा देखी है, इतना उत्साह देखा है बड़े सालों के बाद। बहुत मजा आ रहा है ये नई कांग्रेस है, ये राहुल जी की कांग्रेस है। वंडरफुल, ये नई कांग्रेस है। वंडरफुल, Thank you. थैंक यू वेरी मच। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, Thank जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको। राधे राधे, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। पूरे विश्व को सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ, वो क्या कहते हैं, लोहड़ी के वक्त तिल सड़े पाप झड़े, पाप का विनाश हो, श्री कृष्ण का जन्म है, कंस का विनाश हो, मौष्टिक और चाणूर दोनों स्वर्गवासी हों या नरकवासी हों, जहाँ भी। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बार भगवान के हाथों अगर कोई चाहता है तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है, प्रदीप जी। प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो जिन को श्री कृष्ण ने जिनका वध किया, वो सब लोग पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान, उन सबका दोबारा जन्म नहीं होगा, उन सबको मोक्ष मिल गया। तो इसलिए लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण खुद आकर के उनको ऊपर लेकर के जाएं। ऐसी प्रथा है, ऐसी कथा है। इसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे, शायद कल ही बात करें इसके बारे में। बोले ये युग कहता है कि ये युग श्री कृष्ण जिस प्रकार से व्यवहार करता था जी, दैट इज दिस टाइम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई और था, बट दिस पर्टिकुलर एंटायर जो एटमॉस्फेयर है, इट इज प्योरली ऑन हाउ लीडरशिप ऑफ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता में, श्री कृष्ण द्वापर में। और ये देखा जाए कि जो श्री कृष्ण की नीति है वो कलयुग में सबसे अच्छी है, ये कहा जाता है। ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको कलयुग में, अगर आपको भगवान के आसपास पहुंचना है तो। लेट्स टेक अ फ्यू कमेंट्स। आई थिंक वी हैव अ फ्यू कमेंट्स एंड डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स भेजते रहें। आई थिंक वी हैव अ फ्यू टुडे। लेट्स टेक अ लुक। Stop dreaming, India is not for sale. His mother had done enough with Indian-born leaders as puppets. This is Alfred Mesquita 787. I don't think a man called Mesquita would actually say that about the Congress. But anyway, as you pointed out yesterday, we had a comment from Mr. Mesquita yesterday as well. This is next election, MP seats. Congress party only 72 seats, pakka confirm, and hat-trick PM pakka confirm. Modi ji, this is the true result, 350 plus 50. Didn't I read this before? I think I read this before. Day before yesterday, I think I read this before. Why are you putting out the same comments again? All these are paid by Soros or by Pakistan, backed by Qatar and other Muslim radicals. That's what Mr. Objective Person 6177 says about the Adani comments. Right. I think he's talking about Adani. This is about Alia Bhatt. Dhamal, she says. All right. Can we move forward, please? Do we have any other comment? Rekha looks magnificent. She always did. रेखा जी बॉलीवुड क्वीन हैं। रेखा मैडम की तरह बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं है और ना ही आगे होगी। अनुज सक्सेना साहब लिखते हैं। अनुज सक्सेना 1305। मिस्टर अनुज सक्सेना भी एग्री विद यू। एट लीस्ट आई एग्री विद यू। आई डोंट नो अबाउट यू। एनी wherever these India guys are, whatever these India guys are doing is orchestrated. ऐसा ब्रजेश खन्ना साहब लिखते हैं 968. You think BJP is acting randomly? That is not orchestrated. I thought BJP planned. You guys were good, Brajesh Khanna, 968. What does that mean? Who is he talking about? Chaliye. Raj Thackeray will be best Maharashtra CM. Let Shiv Sena is not Maratha party, but national party. I am from Tanjavur, Tamil Nadu. We are related to Marathas since our Chola's time. Balasab's party work has been ruined by Uddhav and his family. Thousands of Sena workers sacrificed their lives for him. Congress did its dirty work against Marathas and was followed by
his eldest son. He still has some 10% support, but vast majority of Marathas has rejected his cheap politics. He's done The a lot of- King XP71Q, or is it 7LQ? He's done a lot of research. Yes, and he's from Tanjavur. Yes. Hello Tanjavur. Hello Tamil Nadu. Saif Ali Khan's son Ibrahim bags his next film. Did he have one? Has he made his No, debut? not. Wow, he proved himself with his final film and then being offered second film. Really, they have to go through so much struggle. That's a sarcastic comment, I think, with regard to Saif Ali Khan's son. And this is Mr. Suresh Chandra Rajhans, the Association of Conmen and Brainless You know, Idiots. I think every day we have something to praise you. Always something. Rajneel Karan, आपसे 8849. बहुत प्यार और मोहब्बत है. Just right. They call us conmen and brainless idiots. I am referring to Congress and the India Alliance. He said, "This is not about me. I'm so sorry. Come on, you can't do that." All right. This is Mr. Dhananjay Junarkar. In a vibrant democracy, everyone has their own views, but India is a shamocracy, so people can't have their own views. Something or the other. Tiro R2011. Draw. Right? BJP attack on Udayanidhi's Sanatan statement. I am a Sanatan Hindu refugee in Jammu. With the threat of Congress and DMK for Sanatan Hindu genocide, I am feeling threatened. My appeal to Chief Justice of India, Supreme Court, help to save us from another genocide, as we have escaped one jihadi genocide in Kashmir, and where shall I go? But I know even Milads have no time for me being a Hindu. You refuse to listen to Kashmiri Pandits killings case. This is what Mr. Ashok, can you read the rest of the Ashok Braru. Braru. 8845. I've never heard of it. Brar, it could be Brar. Okay. Ashok Brar. It should be Brar. 00848645. Brars are usually Punjabis. They're not from Jammu and Kashmir. But anyway, if he says he's from Jammu and Kashmir, it must be. But that's just about it as far as the comments are concerned. Please do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें. आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं. श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण के जन्म की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. So shall we say happy birthday, Lord Krishna? Shall we say that, or what do we do? रग रग में कृष्ण, तन हर तन में रंग कृष्ण, रंग में कृष्ण, तन तन में कृष्ण, कण कण में कृष्ण, क्षण क्षण में कृष्ण. हर चीज में कृष्ण. जहां देखो वहीं कृष्ण, जहां देखो वहीं कृष्ण. कृष्ण 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 कृष्ण, यही कहिए. और वो क्या है, वो अनूप जलोटा साहब ने वो जो बहुत बढ़िया भजन जो गाया था यहीं पर, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े. ये कहा जाता है श्री कृष्ण का नाम जो है वो बिल्कुल केवट की नाव का काम करता है, आपको भव सागर को पार करा देता है. ये कहा जाता है श्री कृष्ण के बारे में. That's it. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोग देखते रहें नेशन नाउ. नेशन नाउ आपका चैनल है, याद रखें. We are always with you. Please do keep sending in your comments. And if you haven't subscribed to the channel already, please do so. Subscription जरूर करें. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.